हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वरकम। बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर सेशन। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के अंदर एक नई जान भरने की कोशिश और आपको अपने सपने की तरफ ले जाने के लिए पूरे हार्डवर्क के साथ आज का ये खूबसूरत सेशन स्टार्ट करें। और एक बार फिर आज के सेशन में धमाकेदार एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास के बाद अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आज के सेशन को कैरी करने से पहले हमेशा की तरह, यदि आप अपनी जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी ना रुके, यदि आप अपनी जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी ना रुके, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हो। तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हो, क्योंकि आप कंटिन्यू चल रहे हो, आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, आप रेस्ट नहीं कर रहे हो। और ये साथ नॉर्सेट 2023 को क्रैक करवाएगा बच्चों। इसलिए अपनी स्टडी को चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़े, बट कंटिन्यू पढ़े, ब्रेक ना ले, रेस्ट ना करे और तब तक ना रुके जब तक आप अपने सपने को रीच नहीं कर सके। एक बार फिर रिपीट करता हूं, यदि आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे चल कर भी कभी ना रुके, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हो बच्चों। और इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें। और सेशन का पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। इस एमसीक्यू को कैरी ऑन करिएगा, क्या पूछना चाह रहा है और आपको इसका आंसर पुट करना है। फटाफट आंसर पुट करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया एवरीवन। एन इन्फेंट इन द नर्सरी इज 48 आवर्स ओल्ड। 48 आवर्स इसकी एज है, 48 आवर्स ओल्ड and had not passed meconium. The nurse suspect which of the following? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 48 आवर्स जो है इस बच्चे की एज है, एज जो है वो सिर्फ 48 आवर्स है बच्चों, और अभी तक उसने मिकोनियम पास नहीं किया, अभी तक उसने मिकोनियम पास नहीं किया है। तो नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ फॉलोइंग, डियर नर्स जो है वो क्या सस्पेक्ट कर रही है, क्या हो सकता है उस बच्चे को। डियर नर्स जो है वो क्या सस्पेक्ट कर रही है। लिख लीजिएगा। Okay, fine. I will put the answer. Co-erection of aorta, tetralogy of Fallot, hyperbilirubinemia, then cystic fibrosis. चार ऑप्शन आपके सामने, कौन सा करेक्ट होगा? यदि 48 आवर्स तक बच्चे ने मिकोनियम पास नहीं किया, तो क्या सस्पेक्टेड डिजीज हो सकता है? क्या सस्पेक्टेड डिजीज हो सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? चार ऑप्शन है, कोएरेक्शन ऑफ आयोटा, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, हाइपरबिलिरुबिनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। फटाफट आंसर पुट करिएगा, कौन सा करेक्ट होगा? क्योंकि आपको नहीं मानना है, बैड हैबिट्स को नहीं इंप्रूव करना है। शुड कैरी ऑन, शुड कैरी ऑन। ना तो मैंने यहाँ पर हर्स्पंग डिजीज लिखा है, ना मैंने यहाँ पर मेगा कॉलर लिखा है, ना मैंने किसी गैंग्लियोनिक नर्व डैमेज को लिखा है। बट आप तो मास्टर हो, मास्टर के मास्टर बन रहे हो, है ना, टू मच ओवर कॉन्फिडेंट के साथ। ग्रेट, कैरी ऑन। चार ऑप्शन आपके सामने, जिसने ठीक से पढ़ा है, दे रियली वांट टू गिव आंसर, प्लीज आंसर पुट करिएगा बच्चों। यस, इट्स ओके। जिन्होंने यहाँ पर डी लिखा है, डी आपका आंसर करेक्ट है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पहली बात तो कोएरेक्शन ऑफ आयोटा जो है ये हार्ट की, ये हार्ट की अबनॉर्मलिटीज है, वी कैन से डिजीज है।
टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट भी हार्ट का डिसऑर्डर है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। हाइपर बिलिरुबिनीमिया में स्किन जो है वो आपको पेल दिखेगा, स्किन जो है पेल दिखेगा, स्किन जो है बच्चों येलो दिखेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ना तो पेल स्किन आपको दिख रहा है ना येलो स्किन आपको दिख रहा है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक यदि आपको नहीं मिलता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और कैसे ये करेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी आपको देखना होगा। मैंने मेंशन किया है कि ड्यू टू थिक सिक्रीशन टू प्रिवेंट पासिंग ऑफ मिकोनियम रिजल्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाउल। क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस की मैं बात करूं तो स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अफेक्ट करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जीआई ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है बच्चों, जीआई ट्रैक्ट। और जीआई ट्रैक्ट में जब थिक सिक्रीशन सिक्रीट होगा, जब थिक सिक्रीशन सिक्रीट होगा तो ये सिक्रीशन क्या करेगा बच्चों, ये कहीं न कहीं मिकोनियम को एक्सक्रीट होने से प्रिवेंट करेगा, मिकोनियम को एक्सक्रीट होने से प्रिवेंट करता है। तो डेफिनेटली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। That's over everyone। चारों रैशनल आपको समझ में आ गया, कौन सा करेक्ट है तो क्यों है, कौन सा करेक्ट नहीं है तो क्यों है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, which of the following laboratory result would cause the most concern in the immunosuppressant patient? कौन सा लेबोरेटरी रिजल्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट का मोस्ट कंसर्निंग है? मोस्ट कंसर्निंग मतलब शुड नीड टू बी डिस्कस अबाउट दैट वैल्यू। क्वेश्चन को समझना, एमसीक्यू को समझना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कौन सा लेबोरेटरी रिजल्ट है वुड कॉज द मोस्ट कंसर्न द इम्यूनोसप्रेसेंट क्लाइंट? देखिए बच्चों, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं आज के सेशन का और हमेशा के लिए, हर एक दिन कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। और आप उस एमसीक्यू को यदि अच्छे से लर्न करोगे आप ही का भला होगा। यदि आप पहले से भी जो है ओवर कॉन्फिडेंट करके और कॉन्फिडेंट बन के आओगे ना, तो कभी भी आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा, कभी भी आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो अब आपको सही आंसर पुट करना है। सोडियम लेवल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्या सोडियम लेवल जो है 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वी कैन कंसर्न? क्या ब्लड ग्लूकोज ऑफ 110 mg पर डीएल? क्या बच्चों प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्यूबिक mm? या फिर ए व्हाइट सेल काउंट 5000 क्यूबिक? आप चारों में से वो वैल्यू मुझे बताएं जो मोस्ट कंसर्निंग वैल्यू है, जो है मोस्ट कंसर्निंग वैल्यू है, मोस्ट कंसर्निंग वैल्यू जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। फटाफट आप आंसर पुट करिए, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। थोड़ा वेट करना बच्चों, समझना, सही आंसर पुट करना। यदि आपको नॉर्मल वैल्यू पता होगा, आई होप कि आप कभी गलत नहीं करोगे, कभी गलत नहीं करोगे। इट्स ओके नीतू, इट्स ओके डियर, कभी गलत नहीं करेंगे। फटाफट आंसर पुट करिएगा। सोडियम लेवल कुछ बच्चे लिख रहे हैं, ग्लूकोज लेवल कुछ और बच्चों का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे 1 लाख प्लेटलेट पे फोकस कर रहे हैं। जब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया तो मैंने कहा था कौन सी जो वैल्यू है इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट की। एक और बात मैं क्लियर कर देता हूं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सप्रेसेंट का बेस्ट एग्जांपल है या तो पेशेंट जो है उसको मैलिग्नेंट कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर का पेशेंट होगा, उसका इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस होगा, या बच्चों HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसका इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस होगा, या पेशेंट जो है जो यूज कर रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटिन्यूअसली, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो है वो काफी समय से यूज कर रहा है, तो पेशेंट का इम्यूनिटी जो है सप्रेस होगा। ये कुछ क्राइटेरिया मैंने आपको दिया है, इन कंडीशन में आपका इम्यूनिटी जो है सप्रेस होता है बच्चों। तो कौन सा वैल्यू है मोस्ट कंसर्निंग है? देखिए व्हाइट ब्लड सेल आपका जो दिख रहा है ये नॉर्मल है, सबको पता है कि 4000 से 11000 सेल पर MMQ है, 11000 तक नॉर्मल है। प्लेटलेट जो है लगभग नॉर्मली 1.5 से 4.5 लाख हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं, बट यदि 1 लाख तक अमाउंट प्लेटलेट का मिल रहा है तो ये इमीडिएट या इमरजेंसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इमीडिएट या इमरजेंसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आपका है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, एक आप पढ़ते हो बच्चों RBS, एक RBS पढ़ते हो जो 70 से 110 mg पर DL है, इसका मतलब ये नॉर्मल वैल्यू रिफ्लेक्ट करा है।
एक आप फास्टिंग पढ़ते हो बच्चों, एक आप फास्टिंग पढ़ते हो जो भी 70 to 110 mg पर डीएल है तो ये भी नॉर्मल कंसिडर करता है। पीपी जब पढ़ते हैं तो पीपी आपका 80 to 140 mg पर डीएल, ये भी नॉर्मल है। इसका मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल है। सोडियम जो है वो कहीं कहीं इंडिकेट कर रहा है दैट इज अ हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम जो है ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि पेशेंट का सोडियम सबको पता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है और ये बहुत एक्सेस डिक्रीज है, मतलब पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू योर थैंक यू कुमारी दीपा। एक और बात आपको बता देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। सोडियम का काम होता है इंपल्स ट्रांसमिशन करना। सोडियम का कम होना ज्यादा होना बहुत अल्टरेशन कॉज कर सकता है। 135 से यदि 50 आया, नीड टू बी इमीडिएट कंसर्न विथ योर डॉक्टर, तुरंत डॉक्टर के साथ कंसर्न करना होगा। इसलिए जो है ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जिन्होंने ए लिखा, ऑलमोस्ट बच्चों ने शायद ए लिखा है, ऑलमोस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने ए लिखा है, तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है बच्चों। अगले एमसीक्यू की तरफ चलता हूं कि द नर्स हैज एन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर मिपेरिडिन, जिसको हम डिमीरोल कहते हैं, 75 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर फॉर द पेन। द ड्रग अवेलेबल इज डिमीरोल, there's 100 mg in the 2 ml. How many ml will the nurse administer? वैसे थोड़ा सा भी यदि आपको ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला पता हो, और यहाँ कोई ट्रिकी फॉर्मूला नहीं लगने वाला, मैंने आपको क्लियरली अमाउंट पुट किया, फटाफट आप नोटबुक और पेन निकालें। माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर प्लीज क्विक पेन और नोटबुक निकाले, कैलकुलेशन करें, कॉपी पेस्ट नहीं करा, इधर उधर नहीं देखना, खुद कैलकुलेट करें और इसका आंसर पुट करेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, एक ड्रग का नाम लिखा है मैंने मिपिरिडिन, और आपको बता देता हूं ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ये ड्रग जो है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है और इसी ड्रग को हम यूज करते हैं पेशेंट सफर विथ पैनक्रियाटाइटिस। यदि पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है और इस पेशेंट के पेन को यदि रिलीफ करना है तो हमें कौन सी ड्रग यूज करना होगा बच्चों? मिपिरिडिन। कौन सी ड्रग यूज करना होगा? मिपिरिडिन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया सुरजीत, थैंक यू सो मच बेटा। साथ में मैंने कहा कि 75 मिलीग्राम है और ये इंट्रामस्कुलर देना है, ठीक है। ड्रग जो अवेलेबल है वो 100 mg है और 2 ml में अवेलेबल है, हमें देना है 75 मिलीग्राम। वैसे ऑलमोस्ट बच्चों ने फाइंड आउट कर लिया सही आंसर को। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, 1.0 ml देंगे क्या, 1.3 ml देंगे क्या, 1.5 ml देंगे क्या, 1.7 ml? क्या बात है, सभी बच्चे आंसर पुट करें। मैं क्लियरली कहता हूं पेशेंट का जो डोज देना है वो 75 मिलीग्राम देना है, और आपके पास जो अवेलेबल डोज है वो 100 mg है, और 100 mg किस में है? 2 ml में। किस में बच्चों? 2 ml में। डेफिनेटली आपको जब 75 mg देना है तो 1 ml जो होगा बराबर 50 mg प्लस पॉइंट जो है रिमेनिंग जो 5 ml है बराबर 25 mg, और इसलिए इसका मतलब है आपको जो डोज हम दे रहे हैं 1.5 ml देना होगा पेशेंट को, तो हमें रिक्वायर्ड डोज उसका मिल जाएगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया है, दैट इज एब्सोल्युटली फंटास्टिक। 1.5 ml आपका जो है वो सही आंसर है। आज की क्लास में एक और प्रीवियस क्लास में भी मैंने एक गुड न्यूज आपको दिया था, थोड़ा सा उस गुड न्यूज को आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सब्र रखें, ईमानदारी से सही आंसर देने की कोशिश करें। एक एमसीक्यू जो है आपको सोचने पे मजबूर करेगा। हर एक एमसीक्यू के अंदर जबरदस्त रैशनल आपको देखने को मिलेगा। यू स्टडीड वेरी वेल, नो डाउट, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ आपके नॉलेज को और फिल्टर करने की एक मेरी कोशिश है। यदि आपको आंसर पता है तो आप आंसर जरूर मेंशन करें, आपको आंसर नहीं पता तो थोड़ा वेट करें प्लीज, जल्दीबाजी नहीं करें। हर एक दिन जो है नॉर्थ सेट के करीब लेके जा रहा है। हर एक दिन के जो एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लगातार बूस्ट हो रहा है इसका मतलब आपका नॉर्थ सेट 2023 आपका है। बट बीच बीच में आप आपा खो रहे हैं, बीच बीच में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों जब भी क्वेश्चन आपके सामने पुट करूं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, आंसर की तरफ ना भागे, और उसके बाद यदि आपके ब्रेन में कोई आंसर जनरेट होता है यू शुड वेट, आपको इंतजार करना है कि एग्जैक्टली जो मैंने सोचा है क्या वही आंसर मिला है।
यदि वो नहीं मिला है देन यू शुड फाइंड आउट इट, बट अपने ऊपर कंट्रोल करो बच्चों, आपा खोना नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन आपके सामने है, उसके 4 आंसर आपके दिमाग में जनरेट हो रहे हैं, वो आपका नॉलेज है, उस नॉलेज को केयर करो और जहां डिलीवर करना वहां डिलीवर करना सीखो। कभी कभी आपका प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओके फाइन। अगला एमसीक्यू कहता है कि क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। ध्यान से सुनना, तरीका माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। A client is diagnosed with the left subclavian artery obstruction. What additional finding would nurse expect? क्या फाइंडिंग जो है वो डियर नर्स जो है वो एक्सपेक्ट करेगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? पेशेंट है, उसको लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन फाइंड आउट हुआ है, उसके बाद पेशेंट को क्या हो सकता है? एडिशनल फाइंडिंग जो है वो डियर नर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? ध्यान से सुनना, मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है, मेमोरी लॉस एंड डिसओरिएंटेशन, memory loss and disorientation. शुक्रिया अनु। देन बच्चों, numbness in the face, mouth and tongue. शुक्रिया नीतू। देन radial pulse difference over 10 beats per minute या frontal headache with associated nausea and emesis। अब आपके सामने चारों ऑप्शन है, चारों को समझिएगा। बात जब मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से कि आपको लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन के बाद फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइंडिंग, फर्दर आपकी फाइंडिंग क्या हो सकता है, ये मैंने पूछा है। आप क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना, इट्स ओके। शुक्रिया रानी, थैंक यू नीतू। क्विक आंसर पुट करें बच्चों। आई कैन एक्सप्लेन इन द डिटेल, डोंट वरी, जस्ट यू शुड ट्राई टू पुट आंसर। आपका आंसर जो है वो सही होगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। ए और सी आप बच्चे आंसर पुट कर रहे हैं, ए और सी जो है आप आंसर पुट कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने लिखा नमनेस इन द फेस। मेनी ऑफ द स्टूडेंट दे डज नॉट हैव आइडिया, उनको नहीं पता, इट्स ओके, इट्स ओके। इफ दे डोंट हैव आइडिया इट्स ओके माय डियर, आई विल डिस्कस विद यू। ओके फाइन। देखिए, मेमोरी लॉस एंड डिसओरिएंटेशन जो है ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। नमनेस ऑफ द फेस एंड माउथ एंड टंग जो है ये भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, कहीं की नर्व इंपेयरमेंट है। फ्रंटल हेडेक विद एसोसिएशन, ये भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। अब नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम यदि डेवलप होगी तो नर्वस सिस्टम की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी, तब होगी ना। नर्वस सिस्टम के द्वारा यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नर्वस सिस्टम की तरफ जाने वाले ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होगा, तब होगा ना बच्चों। बट यहाँ तो नर्वस सिस्टम का तो ब्लड हमने नहीं रोका। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बच्चों ब्रेकियल को देगा, ब्रेकियल रेडियल को देगा, है ना, सॉरी रेडियल को देगा, तो डेफिनेटली आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। मैं शॉर्टली इसके बारे में बताऊंगा, पहले आपको ये समझना है। सी यहाँ पर राइट आंसर है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। तरुण सोलंकी, सी मेरा बच्चा, कैसे सी राइट आंसर है? आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक मैकेनिज्म में शो कर रहा हूं, एक मैकेनिज्म शो कर रहा हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, जैसे देखिए ये है आपका अयोटा, ये जो दिख रहा है दैट वी कैन से असेंडिंग अयोटा, और असेंडिंग अयोटा जो है हार्ट से ब्लड लेके एंटर करता है। ये जो है बच्चों ये आर्च ऑफ अयोटा, ये डिसेंडिंग अयोटा, ये थोरेसिक अयोटा, ये एब्डोमिनल अयोटा। दिस इज योर आर्च ऑफ अयोटा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज योर डिसेंडिंग अयोटा, और इसको बोलेंगे बच्चों थोरेसिक अयोटा, और इसको बोलेंगे बच्चों एब्डोमिनल अयोटा। पहली बात तो आपको समझना होगा, हम बात करें आर्च ऑफ अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा में राइट साइड में एक बड़ी ब्रांच निकलती है, उसको कहते हैं बच्चों राइट ब्रेकियोसिफिलिक, राइट ब्रेकियोसिफिलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफिलिक आर्टरी। और फर्दर इसकी दो ब्रांच है बच्चों, फर्दर इसकी दो ब्रांच है। एक ब्रांच का नाम है राइट सबक्लेवियन, एक ब्रांच का नाम है राइट सबक्लेवियन आर्टरी बच्चों, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और एक का नाम है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लेफ्ट साइड में भी दो ब्रांच निकलेगा, ये आपका जो दिख रहा है ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और दूसरा जो ब्रांच निकल रहा है इसको कहते हैं बच्चों लेफ्ट सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन जो है ये आर्टरी है,
ध्यान से समझना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब राइट सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन, अपना जो एमसीक्यू था, वहां मैंने लेफ्ट सब क्लेवियन की बात की थी बच्चों। अब ये जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये फर्दर ब्लड देगी दो ब्रांच को। देखिए, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये फर्दर दो ब्रांच को ब्लड देती है बच्चों। एक ब्लड देगी लेफ्ट साइड में लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी को, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, और एक ये ब्लड सप्लाई करेगा लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी बच्चों। फिर लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी के बाद में ये ब्लड जाता है लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी, फिर बच्चों ये ब्लड जाएगा दो ब्रांच को, एक होगा रेडियल आर्टरी, एक होगा अल्नर आर्टरी। हमने बात क्या की, हमने कहा पेशेंट को लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा। तो हमें क्या देखना होगा, हमें पेशेंट का रेडियल पल्स को चेक करना होगा, दैट यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आपको समझ में आया, क्यों इस एमसीक्यू के अंदर मैंने बताया, मैंने कहा लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन था, फर्दर फाइंडिंग डियर नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, और मैंने कहा था आपको कि रेडियल पल्स में डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि यदि पेशेंट के लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी के अंदर यदि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ब्लड सप्लाई जितना आना चाहिए उतना कम आएगा, और रेडियल पल्स जो है वो राइट के कंपैरिजन डिफरेंट होगा, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। आया समझ में? अब कभी नहीं कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, ये आंसर आपको समझ में आना चाहिए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, तो ये था अपना एमसीक्यू जिसमें मैंने आपको सही आंसर कहा था, रेडियल पल्स में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। लाइव बैच जो है, ट्रेंडिंग बैच, लगातार इस बैच को बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, और टारगेट जो इसमें बना रखा है बच्चों, नॉर्सेट जो है, नॉर्सेट 2023 का सपना देखने वाले बच्चों के लिए बैच है। ये लाइव बैच जो है डेली चल रहा है, टाइम इसका 3 to 7 PM है। लाइव आप क्लास अटेंड नहीं हुई तो बच्चों ये क्लास आपके ऐप में सेव हो जाएगा, और अगले 1 साल तक ये क्लास आपके ऐप में देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करना है, या फिर JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हो बच्चों। शुक्रिया सुजीता आचार्य। अगला एमसीक्यू कहता है कि द नर्स इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट एट हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर, विच इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड। मतलब डियर जो नर्स है वो पेशेंट को कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपको जो है स्किन कैंसर हो सकता है, नहीं सविता शाह बेटा दिख रहा है मेरा बच्चा। द नर्स गिविंग इंफॉर्मेशन, डियर नर्स इंफॉर्मेशन दे रही है टू क्लाइंट एट हाई रिस्क, पेशेंट जो है उसको स्किन कैंसर हो सकता है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन डियर नर्स देगी। एमसीक्यू को समझना, शुक्रिया रश्मि, एमसीक्यू को समझना बच्चों। The nurse is giving information to the client at high risk for development of the skin cancer. Which instruction should be included? कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो इंक्लूड करना बच्चों। मैंने ऑप्शन ए लिखा है, यू शुड सी द डॉक्टर एवरी 6 month। आप हर 6 month जो है आप डॉक्टर को दिखाओ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मुस्कान, ऐसी बात नहीं मुस्कान, शुक्रिया मजनी, अर्चना। देन सन बाथिंग शुड बी डन बिटवीन द आवर्स नून टू 3 PM, 1 से 3 बजे के बीच में सन बाथ जो है वो उनको लेना चाहिए। या इफ यू हैव ए मोल इट शुड बी रिमूव एंड बायोप्सी, यदि मोल है पेशेंट को तो बायोप्सी तुरंत उसका रिमूव करके बायोप्सी करवाए। या यू शुड वियर सनस्क्रीन व्हेन गोइंग आउटसाइड, जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन को वियर करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया पूनम। अब बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, कौन सा करेक्ट होगा। मैंने बात की है कि पेशेंट जो है वो हाई रिस्क है, किसके लिए हाई रिस्क है, वो स्किन कैंसर के लिए हाई रिस्क है। अब उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ताकि वह स्किन कैंसर से बच सके। तो चारों में से कौन सा इंटरवेंशन जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कौन सा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर पुट करेगा। ए में लिखा यू शुड सी द डॉक्टर एवरी 6 month, हर 6 महीने से डॉक्टर को दिखाने से क्या स्किन कैंसर से बच सकते हैं।
बीम लिखा सन बाथिंग शुड बी done between the hours of noon and 3 p.m. See, if you have a mole, it should be removed and biopsy. You should wear sunscreen when going outside. वैसे ऑलमोस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो है सही ट्रैक पे चल रहे हैं. स्किन कैंसर की बात करें, स्किन कैंसर की बात करें, स्किन कैंसर के साथ लिप कैंसर की बात करें, लिप कैंसर की बात करें, तो इनका जो मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलता है वो सन बर्न बच्चों. और वी कैन से सन बर्न बोल सकते हैं, या अल्ट्रा वाइट यूवी रेज जो है हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है. स्किन कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो यू शुड सी द डॉक्टर डज नॉट मदद, ये हेल्प नहीं करेगा, इसलिए ए बाहर कर दिया. बी में लिखा सन बाथिंग शुड बी डन आवर्स नून टू 3 PM. मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं, नून से जो 3 बजे का टाइम है, देखा जाए या मोस्ट रिस्क होगा बच्चों, क्योंकि कड़कती धूप होती है. मोस्ट रिस्क टू डेवलप स्किन कैंसर 1 से 3 बजे जो है बहुत तगड़ी धूप होती है, बहुत तगड़ी धूप होती है. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो 1 से 3 बजे तो हम एडवाइस करेंगे ही नहीं. 1 to 3 PM का जो टाइम है इज टू मच डेंजरस टू डेवलप स्किन कैंसर, तो वो तो हम पेशेंट को नहीं इन्फॉर्म करेंगे. सी में लिखा इफ यू हैव ए मोल, देखिए मोल यदि आपके कहीं पर भी तिल है ना, ऐसे गर्दन पे होते हैं ना बच्चों, लाइक आई थिंक दैट आई हैव यू कैन सी. इस तरीके से यदि किसी को मोल है, इसको मोल कहते हैं बच्चों. ये मोल यदि किसी को है तो उसको रिमूव करवाना, और रिमूव करवा के फिर उसकी बायोप्सी करवाना, ताकि कोई सस्पेक्टेड न्यूप्लाज्मिक डेवलप हो रहा तो पता चले. बट ये मोल डज नॉट कैन कॉज कैंसर, है ना, जरूरी नहीं मोल कैंसर करे. तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप जब भी धूप में निकलें तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें सनस्क्रीन से. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन. जब भी बाहर निकले यू शुड टेक प्रिकॉशन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुरजीत, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा. द नर्स इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग प्रूराइटिस. मजेदार एमसीक्यू है. प्रूराइटिस की बात कर रहा हूं. द नर्स इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग प्रूराइटिस, which would be the most appropriate nursing intervention. कौन सा जो है नर्सिंग इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट है? एप्रोप्रिएट है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. हियर यू कैन सी, लक्ष्य मार खाओगे. डियर नर्स कैरिंग क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग प्रूराइटिस. देखिए प्रूराइटिस जो है जिसमें पेशेंट को इचिंग होता है, स्किन में, पेशेंट को रेडनेस होता है, पेशेंट को इचिंग होता है. कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है? नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट एप्रोप्रिएट है. सजेस्ट द क्लाइंट टेक वार्म शावर, BID. क्या पेशेंट जो है उसको वार्म शावर लेने का सजेस्ट करेंगे? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, बीम लिखा ऐड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट बाथ वाटर. जब बच्चा या पेशेंट जब नहाता है तो बेबी ऑयल को ऐड करना. इट्स ओके रूबी. देन अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट स्किन. पेशेंट के स्किन पे जो है पाउडर अप्लाई करना. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. देन डी सजेस्ट ए हॉट वाटर राइंस आफ्टर बाथिंग. जस्ट थिंक अबाउट इट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द करेक्ट वन. वी हैव 4 ऑप्शन. क्लियरली आपको मेंशन किया कि डियर नर्स जो है केयर करे क्लाइंट को, जिस पेशेंट को प्रूराइटिस है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन उस पेशेंट का कौन सा होगा बच्चों, ये आपसे पूछ रहा हूं. Put the right answer everyone. रितिका, बदमाश बच्चों ने आज शुरू में गुस्सा दिला दिया तो उसको रिलीज होने में टाइम लगेगा बच्चों. आप फटाफट आंसर पुट करो, कौन सा करेक्ट होगा. चारों में से सही आंसर पुट करिएगा. ABCD. सजेस्ट हॉट वाटर राइंस, अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट स्किन, बेबी ऑयल टू द क्लाइंट बाथ, सजेस्ट द क्लाइंट टेक वार्म शावर, BID. थोड़ा मैं और हिंट देता हूं. स्किन जो है ड्राई भी होता है, अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहा है. इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को मिनिमाइज करने के लिए डियर नर्स को क्या सजेस्ट करना चाहिए? सजेस्ट द क्लाइंट टेक वार्म शावर.
वार्म शावर जो है ये प्लूराइटिस को ठीक करने में मदद नहीं करता बच्चों। एक को मैंने एलिमिनेट कर दिया। डी में लिखा हॉट वाटर, अगेन हॉट वाटर को भी मना कर रहा हूँ। वार्म शावर, हॉट वाटर दोनों को मना कर रहा हूँ। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बी और सी की बात कर रहा हूँ। बी में मैंने लिखा बेबी ऑयल को ऐड करना है। सी में लिखा पाउडर अप्लाई करना। जब स्किन ऑलरेडी ड्राई है, जब स्किन जो है ऑलरेडी आपको ड्राई दिख रहा है, तो हमें पाउडर की बजाय हमें बेबी ऑयल को यूज करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है, ऐड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर कुड असिस्ट इन सूथिंग द इचिंग। एक्चुअली 4 ऑप्शन जो आपके सामने पुट किया है, चारों में से आपको एक फाइंड आउट करना है। ए आपके सामने लिखा मैंने सजेस्ट द क्लाइंट टू टेक वार्म शावर, जो गलत हो गया है। बी जो लिखा है ऐड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर। सी में लिखा अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट स्किन। डी लिखा है सजेस्ट ए हॉट वाटर राइंस आफ्टर बाथिंग। तो डेफिनेटली बच्चों ऐड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर कुड असिस्ट शूटिंग का मतलब बोल सकते हैं थोड़ा स्किन सॉफ्ट होगा और पेशेंट को जो ड्राइनेस वो कम होगा। और डेफिनेटली और बीआईडी दैट इज अ बीडी आर पवन कुमार, इट्स ओके, समझ में आ गया? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है व्हाट शुड नर्स एक्सपेक्ट, देखिए what would nurse expect to see included in the treatment plan of the 14-year-old with the scoliosis and an 18-degree curvature of the spine। वैसे ये बताना चाहता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, इस एमसीक्यू को पढ़ने के बाद आंसर देने से पहले वेट करना। मेरी बात को सुनना, इस एमसीक्यू को पढ़ने के बाद आंसर देने से पहले वेट करना। जो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आंसर नाउ, जस्ट वेट एंड वॉच। व्हाट वुड नर्स एक्सपेक्ट टू सी included in a treatment plan of 14-year-old with scoliosis, an 18-degree curvature of spine। आप सोच सकते हो कि इस पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। ऑप्शन ए application of Milwaukee brush, electrical stimulation to the outward side of the curve। C re-evaluation with no treatment at this time। D surgical realignment of the spine। यदि आपको आंसर समझ में आया तो देना, नहीं आया तो वेट करना। just try to learn my loving future nursing officers। स्कोलियोसिस, देखिए स्कोलियोसिस की मैं बात करूं, यह पेशेंट का वर्टिबल कॉलम, और यदि वर्टिबल कॉलम जो है साइडवे कर्वेचर है, यदि वर्टिबल कॉलम का साइडवे कर्वेचर है, वी कैन कंसिडर स्कोलियोसिस। हम क्या बोलेंगे? स्कोलियोसिस बोलेंगे बच्चों, स्कोलियोसिस। कभी कभी साइडवे की जगह लेटरल कर्वेचर भी लिखा होता है, और ये दोनों जो है किसका बच्चों? स्पाइन का। किसका लेटरल है? स्पाइन का। तो दैट जस्ट गिव द आंसर विच इज द करेक्ट वन। इफ यू डोंट हैव आइडिया जस्ट वेट। ए जिसने लिखा है वो गलत है, इसलिए तो मैं कह रहा था सब्र करें। ए गलत है। ए जिन्होंने लिखा है ए गलत है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। 3 ऑप्शन आपके सामने। विच वन इज द करेक्ट आंसर? मैं सारे आंसर का रैशनल आपको बताऊंगा। ये भी आपको आइडिया है, अभी आइडिया नहीं है। जो डी लिख रहे हैं वो भी गलत है, डी भी गलत है। यस रजनी, यही तो मेरा बच्चा मैं कह रहा हूं 18 डिग्री की कहानी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। आई विल ट्राई टू टीच यू बच्चों, जस्ट वेट। ओके फाइन। अब देखिएगा आपका सही आंसर जो है, पहले पुट कर देता हूं, आपका सही आंसर सी है। दोबारा रीइवेल्युएट करना, नो ट्रीटमेंट।
अब यदि एग्जैक्टली मैं बात करूं स्कोलियोसिस की बात करूं, स्कोलियोसिस में लेस देन 20 डिग्री कर्वेचर है, तो इसको हम कह सकते हैं नो नीड ट्रीटमेंट। यदि 20 डिग्री से कम का कर्वेचर, ध्यान से देखना बच्चों, 20 डिग्री से कम का कर्वेचर है तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। यदि पेशेंट का कर्वेचर है और लेस देन 20 डिग्री है तो रीइवेलुएट करना है, नो ट्रीटमेंट एट दिस टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? यदि ये कर्वेचर जो है मोर देन 20 डिग्री हो गया तो आपके पास मिल्वाकी ब्रश है, आप मिल्वाकी ब्रश को यूज कर सकते हो या अदर डिवाइसेस को यूज कर सकते हो, और यदि ये कर्वेचर मोर देन 40 डिग्री पहुंच गया तो सर्जरी की जरूरत है, सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है बच्चों। देखिए अब आपके आंसर की तरफ आते हैं, आपको यदि ये मीनिंग समझ में आ गया। एम लिखा एप्लीकेशन ऑफ मिल्वाकी ब्रश, क्यों नहीं? क्योंकि ये मोर देन 20 डिग्री होगा तब हम जाकर के एक बार सोचेंगे। बी में लिखा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द आउटवर्ड, ये भी मोर देन 20 डिग्री में। सर्जिकल अलाइनमेंट कब करेंगे? मोर देन 40 डिग्री में। बट हमारा तो लेस देन 20 है ना बच्चों, लेस देन 20 है ना, तो लेस देन 20 मतलब वी शुड जस्ट वेट, वी नेवर ट्राई टू डू एनीथिंग। बिल्कुल पटेल गणेश, 40 डिग्री कैन कॉज एस्पिरेटरी प्रॉब्लम, या इट डेफिनेटली कैन कॉज एस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो अब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, पायल स्कोलियोसिस क्या है? आपके स्पाइन का लेटरल कर्वेचर है बच्चों, लेटरल कर्वेचर है ना। लेटरल कर्वेचर का मतलब आपका स्पाइन जो इस तरीके से हो जाएगा, नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसे हो जाएगा, दैट वी कैन से लेटरल कर्वेचर। अब आपको ये कहानी समझ में आ गई कि हमें एग्जैक्टली 18 डिग्री कर्वेचर पे क्या करना चाहिए 14 ईयर ओल्ड पेशेंट का। रोहितास खोपड़ी में फिट हो गया परमानेंट, इट्स ओके, शुक्रिया। आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना, क्योंकि हमें नॉर्सेट चाहिए बच्चों। एनी हाउ आई वॉन्ट टू सी यू इन नॉर्सेट क्रैकिंग नर्सिंग ऑफिसर्स, और वहां तक पहुंचने के लिए मेरी ये कोशिश आपके लिए जारी है। और मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर देता हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। इस तरीके के एमसीक्यू का सामना आपको हमेशा होगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। आप रेस्ट करें या साथ चलें, उंगली पकड़ी है, रास्ता भी दिखाऊंगा, मंजिल तक ले चलूंगा बच्चों। क्योंकि इस तरीके के एमसीक्यू का सामना करने के लिए करेज वाले बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं। दूसरा, नॉर्सेट का सपना देखने वाले भी बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं। हर स्टूडेंट क्या चाहता है? मैं तो सीएचओ बन जाऊं, है ना, मैं तो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी में चला जाऊं, मैं तो मेडिकल कॉलेज में चला जाऊं, मैं तो सीएचए बन जाऊं। और जिन्होंने सोचा ना नॉर्सेट क्रैक करने का, जिन्होंने सोचा ना दिल्ली जाने का, वो राजधानी तो पहुंचेगा, राज्य की राजधानी तो पहुंचेगा, सीएचओ तो वैसे ही बन जाएगा, सीएचए वैसे ही बन जाएगा। जब सपना बड़ा है तो छोटी मोटी सक्सेस तो मिल ही जाएगी। और मेरी तो जिद है बच्चों, मेरी तो जिद है कि जिसने जेएनसी के प्लेटफॉर्म पे लगातार चलना सीख लिया ना, उसको नॉर्सेट तक साथ दूंगा, नॉर्सेट क्रैक करवा के छोड़ूंगा बच्चों। और ये कोशिश है, और कोशिश में कभी कभी स्टूडेंट की जो मेंटेलिटी होती है, कुछ बच्चे बहुत दिल के साफ होते हैं और जो ट्रस्ट कर लेते हैं वो दिल से करते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है विजिट करना, पसंद आएगी तो पढ़ेंगे। पढ़ाई कभी पसंद नहीं आती, स्टडी को पसंद करना पड़ता है। और यदि डिसलाइक को लाइक करना सीख गए ना, तो दुनिया आपके मुट्ठी में होगी बच्चों। माइंडसेट का खेल है, माइंडसेट इतना क्लियर होना चाहिए, और हमेशा खुद से सुबह उठते, दोपहर को, शाम को एक ही बात कहे, यस आई एम बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर, I will crack Norset. I want to see myself in AIIMS. I will fulfill my all dreams which I left, which I had, which I see. जो आज तक पूरे नहीं हुए, जो मैं सपने देख रहा हूं, मैं पूरा करूंगा।
80,000 का आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने का 30 तारीख को मैसेज आपको खुशियां देगा। वो खत्म नहीं होंगे, फिर अगली 30 तारीख को एक और मैसेज, ट्रांसफर 80,000, और आपका अकाउंट धीरे धीरे जम करेगा। आज जब आप एक बस का टिकट लेने के लिए 10 बार सोचते हो, फिर आप फ्लाइट का टिकट लेने में घबराओगे नहीं। आज एक अच्छी होटल में खाना खाने के लिए आप सोचते हो, फिर आप 5 स्टार में जाने से कभी घबराओगे नहीं। आज दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाने के लिए 10 बार सोचते हो, फिर आप फॉरेन टूर के लिए भी कभी नहीं घबराओगे। आज माँ बाप यदि आपसे कोई डिमांड करते हैं तो हम 10 बहाने मारते हैं, फिर हम माँ बाप को कहेंगे चलो हमारे साथ, अब हम सपने पूरे करेंगे। इट्स लाइफ गोइंग टू कंप्लीटली चेंज। यू आर स्काई, यू आर फ्लाई इन अ स्काई, और आप हवा में शेयर कर रहे होंगे बच्चों, साइकिल से फ्लाइट में। बस कुछ वक्त अपने आप को दे लो, कुछ समय अपने ऊपर खर्च कर लो, कुछ दिन अपने ऊपर खर्च कर लो, जिंदगी भर को खूबसूरती से जी सकते हो बच्चों। और यदि अब डाइवर्ट हो गए तो जिंदगी भर स्ट्रगल करना होगा। 30 तारीख से पड़ोसी से उधारी मांगनी पड़ेगी, दोस्तों से उधारी मांगनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि आपका अकाउंट ऑलवेज हैव लॉट्स ऑफ मनी, यू विल एंजॉय योर लाइफ, तो मेहनत कर लो बेटा। दिस इज द टाइम टू डू हार्ड वर्क, दिस इज द राइट टाइम टू डू हार्ड वर्क। और प्राइवेट नौकरी में कहीं घुसे हो तो निकल आओ बाहर, कहीं हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसे हो तो निकल आओ बाहर। आपका वेट कर रहा है नॉर्सेट, आपका वेट कर रहा है एम्स। बस थोड़ी मेहनत चाहिए बच्चों, और यही होता है सपने की तरफ भूख जो होती है ना, यही होती है बच्चों। और ये लगातार बनाए रखना, लगातार बनाए रखना बच्चों। अगले एमसीक्यू की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या आपसे पूछना चाह रहा है बच्चों? The nurse recognized that which of the following protective equipment is the most appropriate to wear when suctioning a client with the tracheostomy। बहुत मजेदार एमसीक्यू पूछा है कि पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी कर रहे हैं, मतलब हो रखी है, पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी हो रखी है, और ट्रैकियोस्टोमी वाले पेशेंट को आप सक्शन कर रहे हैं, आप सक्शन करें, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहोगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहोगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आप अपने आप को जब प्रोटेक्ट करना चाहोगे तो क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप वियर करोगे? क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप वियर करोगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? क्या गाउन, गॉगल्स, ग्लव्स, पूरा गाउन पहनोगे, आंखों में गॉगल्स पहनोगे और ग्लव्स होगा बच्चों? क्या ग्लव्स पहनोगे? शुक्रिया अबनिका। या सिर्फ गाउन पहनोगे, या सिर्फ गाउन पहनोगे, या सिर्फ ग्लव्स पहनोगे, या गाउन और शू कवर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शू कवर। देन विच इज द करेक्ट वन? विच इज द करेक्ट वन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? 4 ऑप्शन है, सही आंसर पुट करना है। गाउन, गॉगल्स और ग्लव्स पहनेंगे, सिर्फ गाउन पहनेंगे, सिर्फ ग्लव्स पहनेंगे, सिर्फ गाउन और शू कवर पहनेंगे बच्चों, शू कवर। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड गिव राइट आंसर एवरीवन। विच इज द करेक्ट वन? विच इज द करेक्ट वन? ट्रैकेस्टोमी की बात की है, डेफिनेटली पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी करा है तो सक्शन की जरूरत होगी उस पेशेंट को लगातार एयरवे मेंटेन रखने के लिए। तो एज नर्स मैं आपको बताना चाहता हूं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आपने पढ़े होंगे, और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का ही एक पॉइंट जो मैंने यहां पुट किया, जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो आपसे पूछना चाह रहा हूं। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर ए और सी को कंफ्यूज कर रहे हैं, ए और सी को कंफ्यूज करें बच्चों। ए करेक्ट आंसर मैं बताना चाहता हूं, गाउन, गॉगल्स। देखिए गाउन जो है आपके क्लोथ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ग्लव्स जो है क्रॉस और कैरियर के काम करने से प्रिवेंट करेगा, क्रॉस इन्फेक्शन से। गॉगल्स जो है क्योंकि आपकी आई जो है इज प्राउन टू गेटिंग कंजक्टिवाइटिस, तो आई को प्रोटेक्ट करेगा, आई को प्रोटेक्ट करेगा। ओनली ग्लव्स नॉट सफिशिएंट, ओनली ग्लव्स नॉट सफिशिएंट, और शू कवर की नीड नहीं है, नो नीड मेरे बच्चों। सक्शन करते समय शू कवर पहनने की जरूरत नहीं है, शू कवर की जरूरत नहीं है। आप गाउन पहने, आप गाउन के साथ गॉगल्स पहने, आप ग्लव्स पहने बच्चों, बट शू कवर की जरूरत नहीं है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और मैंने कल कहा था ना बच्चों, एक गुड न्यूज दूंगा आपको, गुड न्यूज का कल ऐलान किया था, और गुड न्यूज है राजस्थान सीएचओ, ऑल सीएचओ बनेंगे नर्सिंग ऑफिसर हर हाल में। दबंग क्लास स्टार्ट हो रही बच्चों, 12 दिसंबर रोजाना शाम को 7:15 बजे, 12 दिसंबर रोजाना शाम को 7:10 पे दबंग क्लास कैरी ऑन की जा रही है। और ये क्लास बच्चों डेली होगा, ये डेली होगा, और इसमें राजस्थान सीएचओ के अलावा
ऑल सीएचओ, पूरे इंडिया में कोई भी सीएचओ का एग्जाम आप दे सकते हो। और ये क्लास इवनिंग में 7:10 PM में डेली आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो नॉलेज आपने महसूस किया ना नॉर्सेट क्रैकिंग डेली एमसीक्यू सेशन में, जहां पर मैं कहता हूं कि बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यू सेशन, इससे बेहतर कोशिश मिलेगी आपको इस क्लास में। आपको जुड़ना है, आपको मेहनत करना, आपको पढ़ना है। कंटेंट आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूं। राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, हेल्थ की स्कीम्स क्या है, कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं, एक एक पैरामीटर आई कैन ब्रिंग, देन यू कैन कम टू डू हार्ड वर्क विद जेएनसी परिवार। आपको जेएनसी परिवार के साथ जुड़ना होगा। और ये जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल जो आपका अपना फेवरेट चैनल है, वहां पर बिल्कुल एमपी सीएचओ, कोई भी सीएचओ एग्जाम दीजिएगा, ये क्लास आपके लिए मदद करेगी बच्चों। दबंग क्लास होगा बच्चों, दबंग। अगला एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट, देखिए एक और मजेदार एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट मेड बाय क्लाइंट सन, मेड बाय क्लाइंट सन। ये पूरी लाइन एक साथ पढ़ना, ये पूरी लाइन एक साथ पढ़ना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच स्टेटमेंट मेड बाय क्लाइंट सन सिग्निफाई abnormal grieving by the client। चार स्टेटमेंट आपके सामने पुट कर रहा हूं, चार स्टेटमेंट आपके सामने पुट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट सन, कौन सा स्टेटमेंट जो है पेशेंट के सन के द्वारा मेड बोला जा रहा है, सिग्निफाइंग एबनॉर्मल ग्रीविंग, और आपको इंडिकेट करा ये एबनॉर्मल ग्रीविंग है, एबनॉर्मल ग्रीविंग है। तो आपके सामने चार ऑप्शन पुट कर रहा हूं। ए लिखा हुआ है, मदर स्टिल हैज एपिसोड्स ऑफ क्राइंग, मम्मी को अभी भी एपिसोड्स ऑफ क्राइंग, मतलब वो हमेशा रोती है। एंड इट्स बीन 6 months सिंस डेडी डाइड, 6 महीने डेडी की डेथ हुए हो गए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? डेफिनेटली ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन बच्चों, मदर्स सीम्स टू हैव फॉरगॉटन द बैड थिंग दैट डैडी डिड इन द लाइफ टाइम। मदर कोशिश कर रही है फॉरगॉट करने की उन थॉट्स को जो मदर पापा ने अपनी लाइफ में जो किए होंगे। she really had a hard time after daddy funeral। she said that she had a sense of longing। थोड़ा सा उसको कहीं की ऐसा महसूस हो रहा, अकेलापन महसूस हो रहा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डीम लिखा है, मदर्स हैज नॉट बीन saddened at all by daddy death। she act like nothing has happened। वो ऐसी एक्टिंग करेगी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसको चिंता ही नहीं है कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। मम्मी है जो है, she act like nothing, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए आपके नॉलेज का एमसीक्यू बच्चों, आपका स्किल का एमसीक्यू है। मैंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट जो है पेशेंट का बेटा कह रहा है, वो एबनॉर्मल ग्रीविंग को इंडिकेट कर रहा है, एबनॉर्मल ग्रीविंग को इंडिकेट कर रहा बच्चों। मतलब एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दिस इज नॉट द नॉर्मल स्टेटमेंट, नॉट द नॉर्मल स्टेटमेंट। अब आप आंसर पुट करेगा। शुक्रिया सुशीला नेहरा। चारों में से सही आंसर पुट करने की कोशिश करना, ए बी सी डी, विच इज द करेक्ट वन, विच इज करेक्ट वन। बच्चों ने डी लिखा है। ज्यादातर बच्चे जो डी लिख रहे हैं, डेफिनेटली जब डी आप सभी बच्चे लिख रहे हैं, आई होप कि आपका आंसर जो है करेक्ट हो, आपका आंसर जो है देखने को मिले, एब्सोल्युटली फाइन है। डी बिल्कुल सही है। डी में क्योंकि मम्मी जो है, बच्चा कह रहा है कि मदर हैज नॉट बीन सैडेड, अभी भी वो सैड नहीं है जब से डैडी की डेथ हुई है। और शी एक्ट लाइक नथिंग, मतलब एक्चुअली ये जो है दुख जाहिर करने का स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं। डी कह रहा कि ये बच्चा जब कह रहा अपनी मम्मी के बारे में, तो दैट वी कैन नॉट से कि ये प्रॉपर है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हो किसी बुक से नहीं होता, ये आपकी नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, आपका स्किल कितना जबरदस्त है उसके बारे में पूछा जाता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट would alert the nurse to possible fluid and electrolyte imbalance in 80-year-old client being admitted to the nursing home। क्या बात है, सुपर, थैंक यू जशोदा, शुक्रिया अर्चना सैनी। बच्चों इस एमसीक्यू को पढ़ना बहुत मजा आएगा बच्चों, आपके नॉलेज को झकझोर देगा, आपको मजबूर कर देगा कि हमें और पढ़ना है। कौन सा स्टेटमेंट है मेड बाय क्लाइंट, पेशेंट के द्वारा, वुड अलर्ट द नर्स, जो डियर नर्स को अलर्ट कर रहा है,
टू पॉसिबल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी है। पेशेंट का 80 ईयर एज है, क्लाइंट बीइंग एडमिटेड टू द नर्सिंग होम, पेशेंट को ताकि हम नर्सिंग होम में एडमिट करें, नर्सिंग होम में एडमिट करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑप्शन ए, माय स्किन इज ऑलवेज सो ड्राई, पेशेंट कह रहा है मेरी स्किन जो है हमेशा ड्राई रहती है, तो क्या ये लग रहा है कि पॉसिबिलिटी फ्लूइड लॉस हुआ पेशेंट का और तुरंत इसको एडमिट करना चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। बी लिखा है ऑफ्टन यूज लेक्सेटिव फॉर द कॉन्स्टिपेशन, मैं कॉन्स्टिपेशन में लगातार लेक्सेटिव यूज करता हूँ, लेक्सेटिव यूज कर रहा हूँ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। द सी में लिखा आई हैव ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, मैं ऑलवेज पानी ज्यादा पीना पसंद करता हूँ, टेक लॉट्स ऑफ वाटर। एंड डी में लिखा है आई समटाइम हैव ए प्रॉब्लम विद ड्रिबलिंग यूरिन, कभी कभी मुझे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन को समझना नहीं आए तो वेट करना बच्चों, फिर से कह रहा हूं, कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट के द्वारा डियर नर्स को अलर्ट करेगा कि जिसकी वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, ताकि उस पेशेंट को एडमिट करें। अब आंसर पुट करिएगा। दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट सही आंसर पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अवंतिका, इट्स ओके। प्रीतम, जस्ट वेट एंड थिंक अबाउट इट अगेन। बी आपका आंसर आ रहा है, आपका कहना है कि सर पेशेंट लेक्सेटिव यूज कर रहा है, तो यहाँ पर एक ये भी लिखा, माय स्किन इज ऑलवेज ड्राई, यहाँ पर ये भी लिखा है कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, पेशेंट जो है बार बार ड्रॉप ड्रॉप यूरिन पास कर रहा है, ये भी लिखा हुआ है। बट आप ज्यादातर बच्चे जो है डी बी के पीछे जा रहे हैं। इट्स ओके, यदि आपने सोच लिया तो फिर ड्रिबलिंग जो है एक्चुअली नंदनी ड्रॉप ड्रॉप यूरिन, बी आपने बच्चों ने सोचा है, तो मैं थोड़ा सा आपके आंसर के साथ सहमति जो है वो दे देता हूं, सहमति दे देता हूं, आपका आंसर करेक्ट है, बी आपका आंसर जो करेक्ट है। देखिए मजे की बात देखिएगा, 80 साल की उम्र है, एज जो है ना, एज वन ऑफ द फैक्टर कैन चेंज, कैन मेक चेंजेस। एज की वजह से आपको बॉडी में कई चेंजेस होते हैं, एज की वजह से आपकी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। एज कैन रिस्पॉन्सिबल कॉज स्किन ऑलवेज ड्राई होगा, बिल्कुल ड्राई होगा, तो उम्र के हिसाब से स्किन ड्राई होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। एज के अकॉर्डिंग पेशेंट को जो है ड्रिबलिंग, क्योंकि एज क्या करेगी, बीपीएच कॉज करेगी, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का लेट साइन है बच्चों, लेट साइन कहते हैं, उस लेट साइन को क्या कहेंगे, ड्रिबलिंग, ड्रॉप ड्रॉप यूरिन पास करना, ड्रॉप ड्रॉप यूरिन पास करना। तो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल चेंजेस है, इससे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, दीज आर द नॉर्मल चेंजेस हैपनिंग विद ड्यू टू द एज, एज की वजह से नॉर्मल जो चेंजेस होता है, स्किन ड्राई होगा, ड्रिबलिंग यूरिन होगा, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। दूसरा, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, इट्स, ये तो वाटर का लेवल बढ़ा रहा है, ज्यादा पानी पी रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बट लेक्सेटिव जो है ना, ये डायरिया कॉज कर सकता है, लेक्सेटिव जो है ना, ये डायरिया कॉज कर सकता है, और डायरिया कैन कॉज लॉस ऑफ द फ्लूइड, डायरिया कैन कॉज लॉस ऑफ द फ्लूइड। यदि डायरिया कॉज होता है तो फ्लूइड लॉस होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और फ्लूइड लॉस होगा तो पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा। हमेशा याद रखना, डायरिया में सोडियम भी लॉस होता है, और डायरिया में बच्चों पोटेशियम भी लॉस होता है, हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकैलीमिया पेशेंट को हो सकता है। तो दैट इज योर राइट आंसर, दैट इज योर राइट आंसर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया, शुक्रिया रश्मि। अब आपको समझ में आ गया, ए क्यों नहीं है, 80 साल की उम्र का पेशेंट है तो स्किन ड्राई होगा, डी क्यों नहीं है, 80 साल की उम्र का पेशेंट है तो बीपीएच प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हुआ तो ड्रिबलिंग होगा। देन सी जो है क्यों नहीं है, क्योंकि खूब सारा पानी पी रहा है, और बीच क्यों हो सकता है, क्योंकि लेक्सेटिव जो है ना स्टूल सॉफ्टनर है, स्टूल को सॉफ्ट करता है, और स्टूल को ज्यादा सॉफ्ट कर दिया, स्टूल को ज्यादा सॉफ्ट कर दिया तो याद रखना डायरिया हो जाएगा बच्चों, डायरिया होगा तो फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा बच्चों। दैट्स क्लियर एवरीवन, दैट्स क्लियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, अगला एमसीक्यू कहता है, the nurse is reviewing laboratory result, serum sodium 156 milliequivalent per liter is noted, what change would the nurse expect the client exhibit। मतलब सोडियम का भी एमसीक्यू, एक मैंने सोडियम का एमसीक्यू बताया जहां पर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया था,
हाइपोनेट्रीमिया था, तो डेफिनेटली यहाँ पर हाइपरनेट्रीमिया है। यहाँ पर पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया बच्चों, हाइपरनेट्रीमिया का मतलब यहाँ पर सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है, और कितना है बच्चों, 156 मिली इक्वलेंट पर लीटर है। बात करें सोडियम, क्योंकि सोडियम का जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो nurse is reviewing laboratory results. Serum sodium 156 milliequivalent per liter is noted. What changes would the nurse expect the client to exhibit? क्या changes जो है डियर नर्स को एग्जिबिट होंगे बच्चों? ए लिखा हुआ है, क्या पेशेंट को हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा? क्या पेशेंट को हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा? अरे बदमाश बच्चों, सोडियम का लेवल बढ़ा है, इंपल्स फटाफट ट्रांसफर हो रहे हैं। सोडियम का काम क्या था? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। जब सोडियम का लेवल बढ़ा तो इंपल्स क्विक ट्रांसफर हो रहे हैं, तो क्या हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा? क्या हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा? शुक्रिया तरुण। क्या बच्चों मैनिक बिहेवियर? क्या पेशेंट ओवर एक्साइटेड होगा, मैनिक बिहेवियर करेगा, या बच्चों डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर मसल्स क्रैम्प्स होंगे? मसल्स क्रैम्प्स होंगे। कैन यू पुट द राइट आंसर एवरीवन? राइट आंसर पुट करिएगा बच्चों। मैंने हाइपोनेट्रीमिया की जगह हाइपरनेट्रीमिया की बात कर रहा हूं। याद रखना, सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है, सोडियम का लेवल इंक्रीज है। मैं थोड़ा हिंट देता हूं, थोड़ा हिंट देता हूं। सोडियम जो है ना, सोडियम बड़ा नालायक है। सोडियम जो है नॉर्मली 135 से 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर होता है, किसी से छुपा नहीं, नॉर्मल लेवल है। और इससे कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया, इससे ज्यादा होगा तो हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोरिफ्लेक्सिया जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हाइपोनेट्रीमिया में होता है बच्चों। हाइपोनेट्रीमिया जो पेशेंट को होगा तो रिफ्लेक्स जो है वो ढीला पड़ जाएगा, लूज हो जाएगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा। तो ए को मैंने बाहर कर दिया। या मसल्स क्रैम्प्स जो है ये भी हाइपोनेट्रीमिया में होता है मेरे बच्चों। जब खिलाड़ी स्पोर्ट्स में, जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है तो लगातार रन करने से स्वेट होता है, याद है, फिर सोडियम लॉस हो जाता है और फिर मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स क्रैम्प्स आते हैं बच्चों। तो डेफिनेटली ये भी हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, ये भी हाइपोनेट्रीमिया की वजह से। ओवर एक्साइटमेंट की बात करें, ब्रेन को बार बार क्विक इंपल्स भेज रहा है, तो पेशेंट को मैनिक बिहेवियर होगा, मैनिक बिहेवियर होगा, क्योंकि मैनिक बिहेवियर का जस्ट ऑपोजिट है डिप्रेशन। कम सोडियम वाले को डिप्रेशन हो सकता है, मैंने लिखा है यहाँ पर। यदि पेशेंट का सोडियम का लेवल बढ़ेगा, रेस्टलेसनेस होगा, ट्विस्टिंग होगा, सीजर होगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा और मैनिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। मैनिया जैसी एक्टिविटी करेगी, ओवर एक्साइटमेंट होगा पेशेंट। और यह था आज का इंपॉर्टेंट सेशन आप सबके लिए। कल फिर मुलाकात करूंगा बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का रेस्पेक्ट करिएगा, बड़ों का इज्जत करिएगा, जिंदगी में किसी इंसान की बुराई मत करना, ना किसी के साथ धोखा करना, गलत बोलना, ना बुरा सोचना। ऑलवेज रिफ्रेश रखना अपने माइंड को, और जिंदगी में अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो टेक केयर योरसेल्फ। शुक्रिया।